A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are moving on our next lesson, that is lease accounting. It is the chapter of financial accounts. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत easy, बहुत छोटा चैप्टर है. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ लीज़ कि लीज़ होता क्या है. लीज़ आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को किराए पर लेना और उसकी हम पेमेंट करते रहें टाइम टू टाइम. तो लीज़ एक वो एग्रीमेंट होता है. यहाँ पर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहली वो पार्टी जो एसेट्स को यूज़ करती है फॉर द कंसिडरेशन, किसी भी कंसिडरेशन पर, और दूसरी पार्टी जो देती है लीज़ को यूज़ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे कोई भी एक दुकान है, ठीक है. स्टार्टिंग में क्या होता है, हर एक दुकान है या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हम क्या करते हैं, पहले हम किराए पर उसको लेते हैं, उसके बाद हम उसको रन करते हैं. अगर दुकान अच्छी चलती है तब हम उसको क्या करते हैं, एज आ पूरी तरीके से हम उसको खरीद लेते हैं. तो किसी भी चीज़ को किराए पर यूज़ करना और उसका कंसिडरेशन देते रहना, वो होती है लीज अकाउंटिंग. उसी की अकाउंटिंग हम इस पूरे फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले. तो लीज में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. हम उस पार्टी को लेसर बोलते हैं जो अपना एसेट्स जो है वो दूसरी पार्टी को यूज़ करने के लिए देती है. और एक होता है लीज, या उसे हम टीनेंट बोलते हैं, जो पार्टी यूज़ करती है, जिसे हम टीनेंट और लीज भी बोलते हैं, जो किराए पर लेती है और यूज़ करती है उसके एसेट्स को. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इससे डील करता है. ये वो पॉलिसीज़ बताते हैं कि कोई भी ये लीज अकाउंटिंग कर सकते हैं और इट शुड बी कॉन्ट्रेक्चुअल and legal full which we can use someone's asset in a consideration. All right. यहाँ पे ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल से बता रखा है कि ए और बी दो कंपनीज हैं. यहाँ पर एक जो है वो ऑनर है, ए जो है, तो उसे हम लेसर बोलेंगे. वो अपनी एसेट्स दे रहा है एज अ टर्म ऑफ कंसिडरेशन बी को. बी लीज है यहाँ पर और वो राइट है उसके पास कि वो उसके एसेट्स को यूज़ कर सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है, एलिमेंट्स आ रहे हैं लीज के लिए. 3 एलिमेंट्स होते हैं लीज में. लीज एग्रीमेंट होना चाहिए. लीज एग्रीमेंट इन द सेंस वेयर एवरीथिंग वाज रिटन, कि आप क्या कर रहे हैं, किस टर्म्स पे कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद आती है यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए. एलिमेंट्स है इसका लीज का. 2 पार्टीज होनी चाहिए. ऑब्वियसली एक लीज होना चाहिए, एक लेसर होना चाहिए. थर्ड है हमारे पास लीज चार्जेस. लीज चार्जेस मतलब कोई भी कंसिडरेशन, जैसे कुछ भी किराया वगैरह, तो उसे हम लीज चार्जेस बोलते हैं. इट शुड बी हैपन. तो ये 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बहुत अच्छे से आप इसे एक बार पढ़ लेना. ठीक है. अब हम आते हैं लीसेस जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल लीसेस और एक ऑपरेटिंग लीसेस. दोनों को तो हम अभी फर्दर चैप्टर में पढ़ते हैं. उससे पहले हम एक बार फीचर्स देखते हैं लीज के क्या होते हैं. तो ये एक एग्रीमेंट होता है. एज वी नो कि बिना एग्रीमेंट के लीज में कोई काम नहीं होता. यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज लेसर और लीज. और थर्ड है राइट टू यूज़ एन एसेट इज़ गिवन. कोई उसके पास राइट होता है क्योंकि वो पूरी की पूरी एग्रीमेंट के साथ काम कर रहा है. और इट इज़ गिवन फॉर द सम टाइम पीरियड. हाँ, आप किसी भी चीज़ को किराए पर दे रहे हो तो कुछ समय के लिए होता है, कोई परमानेंट नहीं होता. आपको पता होगा किराए पे देना इट्स नॉट अ परमानेंट. अब आते हैं कि एडवांटेजेस क्या है लीज़ के. तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पर. कोई भी आपको अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, मैंने आपको बताया था नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी प्रॉफिट और कितना लॉस होने वाला है हमारे बिज़नेस में. उसके बाद आता है बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि हम नई दुकान खोले, इससे मतलब हर एक चीज़ को हमें वहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा. इससे बेटर होता है कि फॉर्मेलिटी कम होती है यहाँ पर. अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो भी एक पोजीशन के लिए होता है, कम होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है अगर आप नया स्टार्टअप खोल रहे हो. तो यहाँ पे कैपिटल की बहुत ज़्यादा सेविंग होती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं होता है, परचेज़ नहीं करनी होती इतनी मशीनरीज वगैरह. यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपको अपनी कंपनी के मनी चलाने के लिए ही मनी चाहिए होता है. जैसे आप अपनी कंपनी को कितना तक चला पा रहे हैं, अपने वर्कर्स को पे करने के लिए मनी, इतनी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती है लीज सिस्टम में. नेक्स्ट आता है गार्ड अगेंस्ट डिप्लीशन ऑफ एसेट्स ब्रॉन बाय लेसर. तो अगर कोई भी एसेट्स में डेप्लेशन हो रही है या फिर डिप्रिशिएशन आप बोल सकते हैं, तो इसका जो बॉन्ड है वो लेसर करता है, यानी कि जो हमें एसेट दे रहा है वही करता है. हमें कोई करने की लीज को कोई करने की नीड नहीं होती है. अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस भी बहुत होंगे अगर एडवांटेजेस हैं इसमें. तो कि सबसे मेन चीज़ तो हम पढ़ते हैं कि कोई ओनरशिप नहीं होती आपके पास, आप कोई भी मालिक नहीं होते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट आता है लेजर में क्रिएट सम रिस्ट्रिक्शंस. यहाँ पे बहुत, हाँ, जो आपका मालिक है वो आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर सकता है. आप एक कह सकते हैं ना कि आप एक नौकर बन के रह जाते हैं लेसर के सामने. जो लीज होता है उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन वो लोग थोप देते हैं कि ये नहीं करना, इसको इस तरीके से यूज़ करना है, लाइक दिस. नो बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग इन वैल्यू. हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारे किसी मशीनरी की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा होता. नेक्स्ट आता है डेट फाइनेंसिंग इज़ चीपर देन लीज फाइनेंसिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट फाइनेंसिंग वो होती है जहाँ पे हम डेट लेके अपना ही स्वामी खुद बन जाते हैं. पर लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा चीपर होती है. सस्ती तो होती है बट कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीप
चीज़ों के लिए काम करती है ये। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इस टर्म को हम अभी आगे भी पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू और इकोनॉमिक लाइफ और दैट इज़ यूज़फुल लाइफ। इस तीनों टर्म्स को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो फेयर वैल्यू वो होती है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ उस एसेट को एक्सचेंज करने के लिए एग्री होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पर गए, वहाँ पे आपने बोला कि मुझे ये चीज़ रेंट पर चाहिए, तो वो बोलेंगे 5000 और आप भी उस चीज़ पे एग्री कर गए, तो दैट इज़ व्हाट फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट। किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने की फेयर वैल्यू से कहते हैं दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ वो होती है कि किसी भी एसेट का कितने टाइम तक वो चलेगी, उसका यूजेबल टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ किसी भी एसेट की। नेक्स्ट आता है यूज़फुल लाइफ। क्या होती है कि वो एसेट जो है वो कितने टाइम तक यूज़ करी जाएगी बाय द लीज, दैट इज़ कॉल्ड यूज़फुल लाइफ, कितने टाइम तक वो यूज़। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज़ फिनेंशियल लीज। फिनेंशियल लीज में क्या होता है कि आपके पास उस एसेट की प्रॉपर्टी एज कह सकते हैं आप, रिस्क, उसका रिवॉर्ड, उसकी ऑनरशिप, सब कुछ आपकी उस एसेट की आपके पास आ जाती है। एज आप ऑनर कहलाते हैं फाइनेंशियल लीज में। तो आपको वो ख़राब हो रही है, वो सही है, चल रही है, नहीं चल रही है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है एज अ लीज। हम इसके कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं कि लीज विल बिकम द ऑनर ऑफ द, वो जो लीज है वो ऑनर बन जाता है उस एसेट का। और इस केस में क्या होता है कि लीज के पास ऑप्शन भी होता है कि वो उस एसेट को ख़रीद ले। एट दी एंड क्या होता है कि सही आप इस एसेट को खरीद लो, आप एटलीस्ट उसके मालिक तो बन जाओगे नॉमिनल अमाउंट पे उसके। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि लीज जो है वो एटलीस्ट 75% उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उस पर ही लीज उसको पेमेंट करेगा, इधर वो 90% ऑफ द कॉस्ट चल रही हो, इट डजेंट मैटर। अब आते हैं हम अपनी मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट कितनी होती है, क्या करना पड़ता है, इस रेट पर आते हैं कि अगर ये पेमेंट करनी पड़ी तो किस हिसाब से वो उसको पेमेंट करेगा, लीज है वो लेसर को कैसे पेमेंट करेगा। तो इसके थोड़ी सी हम हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल रेंट पेबल होगा वो होगा, प्लस गारंटेड जितनी भी रेसिडुअल वैल्यू उसने बताई होगी उसको ऐड करेंगे हम, और जितनी भी कंटिजेंट रेंट है या फिर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैं सब कुछ लेस करके। मैंने आपको बताया था ना, इस अमाउंट्स के लिए जो है वो लीज जिम्मेदार नहीं होता, लेसर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अमाउंट जो है वो एसेट के लिए पेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेसर क्या मिल सकता है, तो हम यही ऊपर पढ़ रहे हैं। तो कंटिजेंट रेंट नहीं मिलता है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी नहीं मिलती हैं, सिर्फ टोटल रेंट पेबल मिलता है और गारंटेड जो भी गारंटी दिया होता है वो मिलता है। तो ये लेस करके वो ऐड करके हम इसका टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सेम एज लीज की तरह गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट बाय द थर्ड पार्टी। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एक पार्ट होता है रेसिडुअल वैल्यू का। रेसिडुअल वैल्यू वो होती है जहाँ पर हम पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन हटाकर, उसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ हटा करके जो मेन लास्ट में एट द एंड वैल्यू आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू वो पार्ट होती है जहाँ पे कंपनसेट करती है लीज लेसर उसी टाइम पर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ लीज एग्रीमेंट। और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू वो पार्ट होता है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये रेसिडुअल वैल्यू दोनों को प्लस करके बनती है, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉन्टिजेंट रेंट की। कॉन्टिजेंट रेंट वो होता है, वो फैक्टर होता है जो रेंट के अलावा हमें जो और पे करना होता है। लाइक आप गुडविल के नाम पे कह सकते हैं कि हमें थोड़ी सी गुडविल, क्योंकि लोकेशन अच्छी है तो लोकेशन के बिहाफ पे गुडविल है, कंपनी अच्छी है तो कंपनी के बिहाफ पे गुडविल, तो उसको हम ऐड करके जब पे आउट करते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉन्टिजेंट रेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रेंट है वो 2 लाख है पर मंथ, प्लस आपको कुछ 5% 10% आपको देना पड़ रहा है, और वो भी दिस इज़ व्हाट गुडविल, और आप कह सकते हैं कोई भी कॉन्टिजेंट रेंट, दिस इज़ द कॉन्टिजेंट रेंट। ऑपरेटिंग लीज वो होती है जहाँ पे बहुत छोटे टाइम के लिए हम किसी की कोई भी एसेट यूज़ करते हैं। इनके पास इनकी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी रिस्क नहीं होता, कुछ भी ऑनरशिप नहीं होती। दिस इज़ व्हाट ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग तो आपने पढ़ा होगा, डेली टू डेली हम इसको करते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ का रेंट पे करेंगे तो उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे, और रेंट रिसीव्ड करेंगे तो इनकम मानेंगे। और हम कैपिटल वाले में यानी फिनेंशियल वाले में क्या करते थे, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती थी कैपिटल के हिसाब से। तो वो दिस इज़ व्हाट इट इज़ डिफरेंट। और आते हैं हम लेसर विल बी मेंटेनेंस। जो लेसर होता है वो भी इस केस में उस फिनेंशियल वाले में क्या होता था कि लीज करवाता था, उसकी मेंटेनेंस थी, उसके एक्सपेंसेस थे, सब कुछ लीज के बिहाफ पे था। इस केस में लेसर ही इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे नीचे डिफरेंस भी आ रहा है दोनों का, तो आप इन दोनों डिफरेंसेस को एकदम अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे मैंने बेसिस भी लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ना और ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछना। तो हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो हम लीज़ की बुक्स में करते हैं। तो इसको देखते हैं कि जब भी हम कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं एसेट अंडर लीज़ अकाउंट डेबिट टू लीज़ लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हमें पैसे पे करने होते हैं, हमारी एसेट जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अगर हम रेंट पे करते हैं तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हमें पे आउट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अगर हम कोई भी फाइनेंस जो है वो चार्ज करते हैं तो फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। डेप्रिशिएशन होता है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अंडर लीज, क्योंकि एसेट हमारी कम हो गई। आती है हमारे पास जितने हमारे पीएनएल से एक्सपेंसेस वगैरह, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल चार्ज टू डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डेप्रिशिएशन वगैरह आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, दैट इज़ खान ने परचेज़ करी, खान एक लीज है जिसने परचेज़ करी है कोई भी कार एक फेयर वैल्यू पे, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ और उसने एग्री किया है कि इतने रेंट्स में भरूंगा। एक उसने परचेज़ करी है ऑन द रेंट्स पे, तो एक फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपये, सेकेंड ईयर में 37,000 और थर्ड ईयर में 40,000 अगेन। तो खान ने एग्री करा है कि 4,000 मैं थर्ड ईयर में पे करूँगा एज गारंटीड GRV के अकॉर्डिंग, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको 10% है। तो आप प्रिपेयर करो लेसर अकाउंट, ठीक है, कि 10% डिप्रिशिएशन भी है SLF के अकॉर्डिंग, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका परफॉर्मा बनाते हैं, उसके साथ साथ वर्क। तो सबसे पहले हमें 3 साल के परफॉर्मे देना है, तो 3 ईयर्स का बना देंगे। और सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं MLP, दैट इज़ मिनिमम लीज रेंटल। तो सबसे पहले ईयर का है 40,000, सेकेंड ईयर का 37 और थर्ड ईयर का है 40,000। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू। इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, दिस इज़ व्हाट, कि ऊपर 100 अपॉन में 100 प्लस जो भी आपको डिस्काउंट का रेट दे रखा होता है उसको ले लेते हैं हम। उसमें अगर फर्स्ट ईयर का है तो उसकी पावर 1, सेकेंड ईयर का है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड ईयर का तो 3 बार। तो लाइक दिस इट इज़ वर्किंग। तो हम क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी डिस्काउंट फैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको ऊपर ये फॉर्मूला दिखा रखा है कि 1/1 प्लस जो भी हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर है 10% है, तो 10% को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो 0.10 बनता है। तो हम 0.1 लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 0.909 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो नेचुरल और जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो आ जाएगी 36,360। तो इस तरीके से ही हम तीनों ईयर्स का निकालेंगे। थर्ड ईयर में देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि 40,000 तो हमें बोला था, साथ में कोटेशन भी दे रखी है यहाँ पे, खान एग्री टू पे ₹4,000 एज अ GRV मतलब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी, अब फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर ले लूँ। अगर देखो कैलकुलेटर है, मैंने एक आता कि 3 साल बाद किसी से मैंने कैलकुलेटर उधार पे लिया और मैंने कहा था कि जिसने मतलब जो लेसर था उसने कहा था कि आप मुझे जब आपके 3 साल बाद ये सेट पूरा हो जाएगा उसके बाद आई गेस इसकी वैल्यू जो है वो 4,000 रुपये, तो तब भी उसकी वैल्यू रहेगी। तो दैट वाज गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कि हाँ इतनी तो गारंटी कि 4 साल बाद इसकी एटलीस्ट वैल्यू 4,000 तो रहेगी। दैट इज़ व्हाट दिस इज़ लाइक दिस। तो इसमें हम 4,000 ऐड किए, तीसरे ईयर के बावजूद उसकी वैल्यू जो है वो 4,000 है। तो इसमें इसको ऐड करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो ये तरीका है हमारा फेस वैल्यू और फिजिकल वैल्यू निकालने का और MLP निकालने का। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसकी ट्रांजैक्शंस की तरफ देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसके लेज़र के अकाउंट बनाएंगे। तो ओबियसली जैसे सारे अकाउंट होते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट और डेबिट क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम बैंक से हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का तीनों का अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले ईयर में क्या है कि सबसे पहले 40,000 जो फर्स्ट ईयर का था वो 40,000 का हमें पे करना था, तो 40,000। उसके बाद जो कार की जो टोटल वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे 99,966 थी, जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी टोटल। उसके बाद फाइनेंस चार्ज था फर्स्ट ईयर का 9,997 रुपये, दैट इज़ क्रेडिट साइड में क्योंकि हमारा ये लॉस जा रहा है। उसके बाद इसका टोटल करके जो बैलेंस आ जाएगा वो CD में क्लोज डाउन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में जो बैलेंस CD था वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो बैलेंस जो है वो हमने यहाँ पे ब्रॉड डाउन किया और सेकंड ईयर में 37,000 जो था वो उसे पे करना था, तो टू बैंक के नाम से डेबिट हो जाएगा। फिर फाइनेंस के जितने चार्जेस थे सेकेंड ईयर में वो था 36,996 रुपये। उसके बाद इसके हम बैलेंस मैच करेंगे और बैलेंस क्लोज डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में था 40,000 हमें पे करना था, तो वो 40,000 था प्लस 4,000 उसके GRV थी, तो हम वो 44,000 हमने पे आउट करा। फाइनेंस चार्ज था लास्ट ईयर का 4,041 रुपये। तो यहाँ पर जो है वो दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये बैलेंस हो जाते हैं और अगर बैलेंस बाई चांस बच गया तो आप उसे क्लोज डाउन कर देंगे क्योंकि लास्ट था हमारा 3 ईयर्स का। दिस हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चंस लाइक दिस।
और मैं आप आगे बढ़ते हैं हम विद दी ऑपरेटिंग लीज के लिए। तो ऑपरेटिंग लीज तो आपको पता है जो डेली टू डेली हम ऑपरेट करते हैं। तो ये कुछ एंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको पहले ही करा दी हैं, तो आप इसे एक बार गो थ्रू करना सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो। और एग्ज़ाम में कभी भी जर्नल एंट्रीज तो बहुत रेयर केस में आती हैं, तो आप सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू करिए। जैसे कि हमने फाइनेंस में करा था, सेम वही एंट्रीज़ हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, एक बार गो थ्रू करिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये हर एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, इसके अंदर डिस्काउंट भी था, डिप्रिशिएशन भी था, सब कुछ था। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार अपने हाथों से करना, आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल।